हेलो बच्चों, क्या हालचाल। हम आज क्लास 10 मैथमेटिक्स यानी कि चैप्टर नंबर 1 उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है अपना वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं में सबसे इम्पोर्टेंट है √3 अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध कीजिए। उसके कारण को जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं यहाँ से कि पहला एक क्वेश्चन है आपके पास। पहले √3 वाला तो मैंने आपको पहले की वीडियो में समझा दिया। अब अगला है, जैसे मैंने लिखा 3 + 2√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और उसको क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। और ये क्वेश्चन अधिकतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पूछता है, तो आपको इसको करना कैसे है? देखो, सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। माना कि 3 + 2√5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। और इसको क्या रखेंगे? a/b के बराबर रखेंगे। किसके रखेंगे? a/b के बराबर रखने पर देखो, a/b के बराबर रखता हूँ मैं, तो क्या करेंगे? यानी कि 3 + 2√5 है और इसको किसके बराबर? a/b के बराबर रख दिया। देखो, यहाँ से क्या होता है? b = नॉट 0 होता है। b की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। देखो बेटा, यहाँ से 3 को क्या कर देंगे? हम पक्षांतर कर देंगे। क्या कर देंगे? पक्षांतर कर देंगे। क्या कर देंगे? पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर कैसे करते हैं आपको सब पता है कि 3 को क्या कर देंगे? उधर ले जाएंगे तो -3 हो गया। क्या हो गया? -3 हो गया। अब देखो, यहाँ से हमारे पास क्या बचा? √5 बचा और b बराबर क्या है आपके पास? एलसीएम आ चुका है। तो यानी कि यहाँ तो a रह गया और ये 3b से गुणा हो जाएगा तो 3b हो गया। क्या हो गया? 3b। अब ये 2b क्या करेगा? मैं भी कहाँ जाऊँगा? भाग में जाऊँगा, तो 2b नीचे आ गया। और ये संख्या कौन सी होगी आपके पास? परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या है, तो ये भी कौन सी होगी बेटा? आपके पास परिमेय संख्या होगी। कौन सी होगी? परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर इधर अपरिमेय है तो इधर भी अपरिमेय आनी चाहिए थी, लेकिन इधर परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमने जो कल्पना की, हमने जो कल्पना की वो क्या है? गलत है। क्या है बेटा? गलत है। और √5 क्या है? एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आपका हो चुका, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी किताब का 1/√2, 1/√2। तो इसको हल करते हैं। 1/√2 को देखो कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से देखना इधर। 1/√2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। और आपको क्या करना है बेटा? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। देखो, सबसे पहले क्या करना है? 1/√2 है। इसको हम पहले क्या करते थे बेटा? a/b के बराबर रखते थे। इसके बराबर? a/b के बराबर। लेकिन क्या करेंगे अब? इसका हम क्या कर देंगे? इसको उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? उल्टा। क्योंकि √2 तो ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, b ऊपर चला गया, a नीचे आ गया। ठीक है। अब देखो, ध्यान से समझना। यानी कि √2 है, 1 का भाग इसमें लगाता हूँ तो √2 रह गया, b/a हो गया। क्या हो गया? b/a। तो ये कौन सी संख्या हो गई आपके पास? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या होगी बेटा? परिमेय संख्या। लेकिन ये √2 तो आपको कौन सी संख्या दिखाई दे रही है? अपरिमेय संख्या। जो हमने जो कल्पना की है बेटा, हमने जो कल्पना की है वो क्या है? गलत है। और √2 क्या है? एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है एक बेटा? अपरिमेय संख्या है। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, यह तथ्य विरोधाभास प्रकट करता है, अतः हमने जो कल्पना की वो गलत है। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। अब इस √2 की जगह आपको क्या लिखना है बेटा? 1/√2 लिखना है। क्या लिखना है? 1/√2 लिखना है। फिर कर किसका रहोगे आप? 1/√2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7√5। क्या? 7√5।
देखो बच्चों, मजा आ रहा होगा आपको, कितना शानदार तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने। आप इसको बढ़िया पढ़ो और शानदार पढ़ो इसको, यानी कि इसमें से क्वेश्चन पढ़ता है, हमेशा 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको आसान से करो। मजा ले रहे हो ना, मजा लेते रहो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर, 7 रूट पाइप। कौन से? 7 रूट पाइप। ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। 7 रूट पाइप ये भी क्या है बेटा? एक अपरिमेय संख्या है। इसके आगे फिर करते हैं, देखो इधर से 7 रूट पाइप अपरिमेय संख्या, इसको भी सिद्ध करना। सबसे पहले क्या करेंगे भाई? प्रक्रिया माना कि 7 रूट पाइप क्या है? एक परिमेय संख्या। क्या है? एक परिमेय संख्या। देखो इसको वापस वही प्रक्रिया, a बटावा b के बराबर रखने पर। किसके बराबर? a बटावा b के बराबर रखने पर। किसके बराबर बेटा? a बटावा b के बराबर रखने पर। तो मैं क्या करूँगा? 7 रूट 5 को किसके बराबर रखूँगा? a बटावा b के बराबर रखूँगा। यहाँ से क्या करेंगे? सबसे पहले रूट 5 है तो a बटावा b है, और ये 7 कहाँ चल जाएगा? भाग में चल जाएगा। अब ये सारा ही क्या है? इसको आप कोष्टक में लिख सकते हो, a b और 7 क्या है? यहाँ पूर्णांक है। a b 7 क्या है? पूर्णांक है। और ये संख्या कौन सी होगी? परिमेय संख्या हो गई। कौन सी बेटा होगी? परिमेय संख्या हो गई। और जबकि अंडर रूट 5 क्या है? ये भी अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। लेकिन हमने जो कल्पना की है वो गलत है। क्यों? कि अंडर रूट 5 आपको किस में दिख रहा है? अपरिमेय संख्या में। तो आप लिखोगे यहाँ से, हमने जो कल्पना की वह गलत है। अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। अगर ये अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है तथा अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, तो 7 रूट 5 भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपके पास देखो बेटा, सारे क्वेश्चन हो गए, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अब हम बहुपद के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा नंबर का चैप्टर है बहुपद। बहुपद क्वेश्चन उसको ध्यान से देखना। देखो बहुपद क्या होता है, बहुपद के लिए हम चर्चा कर लेते हैं बेटा। देखो इधर से, जिंदगी निकल जाए आशियाना बन जाए। अरे देखो, आशियाना कैसे बनेगी? आशियाना तब बनेगी जब आप मेहनत करोगे, और मेहनत करने के लिए आपको नंबर चाहिए, और नंबर लाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आपको रात में बढ़िया पढ़िए, मज़ेदार पढ़िए, वीडियो को देखिए। देखो बेटा, आगे पढ़ करते हैं बहुपद। बहुपद क्या होता है? बहुपद बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? पॉलिनोमियल्स। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स क्या होता है आपको पता है? बहुत से पदों से मिलकर बना है। लेकिन बहुपद पढ़ने से पहले हम बात करते थे थोड़ा सा बीजीय व्यंजन के बारे में। सबसे पहले चर, फिर अचर। अब चर क्या होता है? तुम ये चरने वाला नहीं होता, तुम कहीं से घोड़े लाओ उसको चरा दो, नहीं, वो चर नहीं, अलग चर है, चर राशियां है। क्या बेटा? चर राशियां। देखो मजा आ रहा होगा, खूब मजा आ रहा होगा। जिंदगी एक आशियाना बन चुकी है। देखो मजा लो, पढ़ते रहो। देखो यहाँ से पढ़ा रहे हैं चर राशियां। क्या है? चर राशियां। चर क्या राशियां कौन सी होती है? देखो ए बी सी डी ई एफ। ए बी सी डी के अक्षर, सीधे कहने का मतलब ए बी सी डी के अक्षर। अब देखो अक्षर की बात करते हैं। अक्षर, अक्षर दिख रहा, अक्षर, इसका और गिनती का अक्षर। अब गिनती के अक्षर कौन से होते हैं? अरे गिनती के अक्षर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हाँ, अब आगे समझ में। अब देखो ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं बेटा? बीजीय व्यंजक बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक कैसे बनाएंगे देखना यहाँ से। ये ए 1 है, इसके साथ आप एक्स वाई जेड भी लिख सकते हो, अगर एक्स वाई जेड ज़्यादा देखने को मिलते हैं। देखो इधर 1 है तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो। देखो मैंने लिखा ये 2 2a
प्लस 3 ऐसा लिख सकते हो, ये बीजीय व्यंजक है। मैंने लिखा 4b प्लस 3, ये सब भी लिख सकते हो। फिर ऐसा भी लिख सकते हो 4a प्लस 2b प्लस 2। आगे बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक ही से मैं परिभाषित करूंगा बहुपद को। बहुपद कैसा होता है देखो, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें घाते, घाते किसमें हो जी, पूर्ण संख्या में हो, घाते पूर्ण संख्या में हो, वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। ये बहुपद की परिभाषा है। अब तुम सोच रहे हो कि बहुपद क्या होता है, कौन सी घाते, अरे घाते पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या होती है, पूर्ण संख्या यानी कि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। अब देखो मैंने लिखा जैसे 2x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये क्या है, बहुपद है। इसमें देखो जो घात आ रही है, ये घात आ रही है, पहले बड़ी फिर से छोटी फिर उससे छोटी, ऐसे घात आ रही है। इसमें कोई घात क्या है, बटे हुए में नहीं है, ऋणात्मक में नहीं है, अंडर रूट में नहीं है, ये नहीं आना चाहिए। अब देखो किस कंडीशन में बहुपद नहीं होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। यानी कि बहुपद नहीं होगा, देखो बहुपद क्रॉस, क्या है, बहुपद क्रॉस। देखो इसमें देखो पहला कंडीशन होगी कि घातें क्या है, घातें रूट में नहीं आनी चाहिए, पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, घातें किस में नहीं आनी चाहिए, पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, घातें ऋणात्मक में नहीं आनी चाहिए, ऋणात्मक यानी माइनस में नहीं आनी चाहिए। इन कंडीशन पे बहुपद नहीं होता है। अब नेक्स्ट इसके बारे में, ये आपका बहुपद की डेफिनेशन बता दी मैंने, बहुपद किस कंडीशन में नहीं होगा ये भी बता दिया। अब पढ़ेंगे हम घात के आधार पर, घात के आधार पर और पदों के आधार पर। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, घात के आधार पर और बहुपद, घात के आधार पर और पद के आधार पर। अब देखो बेटा, अब ध्यान से देना, यहाँ से नेक्स्ट, अब देखो यहाँ से क्या है, बहुपद। अब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है घात के आधार पर और एक है पदों के आधार पर, पदों के आधार पर। अब पद कितने प्रकार के होते हैं, देखो पद की बात करते हैं, जैसे एक पदी हो गया, द्विपदी हो गया, त्रिपदी हो गया। और घात कौन सी होगी, रेखिक घात होगी, जो एक घात की हो, किसकी हो, एक घात वाली समीकरण, एक घात वाली समीकरण। और इधर से द्विघात, द्विघात वाली, कौन सी, द्विघात यानी कि 2 घात वाली, 2 घात वाली, ठीक है। इधर से त्रिघात वाली, इधर से त्रिघात वाली, 3 घात, 3 घात वाली। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ से एक पदी का मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मजा आया होगा ना। देखो इतना बता दिया मैंने आपको बहुपद के बारे में, बहुत से संबंध, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं, कैसा नहीं होना चाहिए। देखो अगर ये आपको याद हो गया तो मैं कहता हूँ कि आपको बहुपद आ गया। क्या आ गया, बहुपद आ गया। देखो एक पदी, एक पदी की बात कर रहा हूँ। एक पदी कैसा होता है, जैसे मैंने लिखा 2 अक्ष। अब इसमें मैं घात कितनी लगा सकता हूँ, लेकिन एक पद होना चाहिए। मैंने इसे लिखा 2 अक्ष, इस पर घात मैंने लगा दिया 3x, ऐसा ही लिख दिया, तभी एक पद ही। अब द्विपद की बात कर रहा हूँ, 3x प्लस 2 है, कितनी है, 3x प्लस 2 है। इधर से मैंने लिखा 2 पद, 1 और 2, एक मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी कि 100 घात है प्लस 2, ऐसा भी लिख सकता हूँ। 3 पद, 3 पद की बात में रहा हूँ, जिसे 3x स्क्वायर 2x प्लस 2, 3 पद है, क्या है, 3 पद। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 3x की घात 3, ठीक है, प्लस यहाँ से लिख दिया मैंने 2x प्लस 4, ऐसा भी लिख सकते हो। 3 पद होना चाहिए, 1 2 3। अब देखो घात के आधार पर,
रैखिक घात, रैखिक घात क्या होती है? रैखिक घात होता है ए एक्स प्लस बी, जिसपे कितना होता है एक घात की समीकरण, यानी कि मैंने ऐसे लिख दिया 2x प्लस 4, ये क्या है? रैखिक घात। फिर देखो द्विघात, द्विघात देखा मैंने 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये क्या है? दो घात वाली समीकरण। कितनी? दो घात वाली समीकरण। दो घात आ गई तो दो घात ही होना चाहिए, त्रिघात नहीं आना चाहिए। इधर त्रिघात वाली समीकरण, ए एक्स की घात 3 बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये कौन सी हो गई? आपके पास त्रिघात वाली समीकरण, यानी कि घात कितनी होगी? 3। अब मैंने कहा कि हाईएस्ट घात, हाईएस्ट का घात का मतलब समझते हो, यानी कि ये कितनी घात वाला समीकरण है, तो आप कहाँ से देख के पता लगाओगे? हाईएस्ट घात होगी वहां से, जिन्हें मैंने कहा ये 3 घात वाली समीकरण है, मैंने कहा कि 2 घात वाली समीकरण है, मैंने कहा कि ये 1 घात वाली समीकरण है, तो यहाँ से देख के पता लगाना है। अब देखो बेटा, ये तो आपके पास घात के आधार पे हो गया, इधर से पदों के आधार पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसके बाद में आपको अब क्वेश्चनों की ओर ले जाता हूँ, क्वेश्चन की ओर ले जाता हूँ। देखो क्वेश्चन कैसे हैं, देखो जिंदगी एक आशियाना बन गई। अरे जिंदगी आशियाना क्या बनाना है? पढ़ते रहो बेटा, मेहनत करोगे तो मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। देखो अब देखो बेटा, अब चलते हैं शून्य। शून्य क्या होता है? अरे शून्य के बारे में तो सुना हुआ। अब देख शून्य कैसे निकालते हैं? जो x की वैल्यू होती है वो क्या होती है? शून्य की। जैसे मैंने लिखा x प्लस 4 इक्वल 0, तो यहाँ से x माइनस 4 आया कि नहीं आया? ये है इसका शून्य। अगर माइनस की 4 में इसमें ठोक दूं, क्या करूँ? बंदूक लेके नहीं ठोकना, अरे ठोकने का मतलब रखना है, अरे बच्चों रखना है। देखो x प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 क्या हो गया? 0। कितना हो गया? 0। यानी कि मैंने माइनस के 4 यहाँ रखते ही ये पूरा ही पद क्या बन गया? शून्य। तो परिभाषा भी इसी बन गई, किसी बहुपद में x चर की जगह जो मान प्रतिस्थापन करने पर वो पूरा ही पद क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो क्या कहलाता है बेटा? शून्य कहलाता है। शून्य की परिभाषा याद हो गई, यानी कि किसी बहुपद में या किसी बीजीय व्यंजक में, ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर x की जगह या चर की जगह मान रखने पर पूरा ही पद क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। वो क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। ये तो शून्य की बात हुई। अब देखो बेटा, पहली 2.1 में ही ऐसा क्वेश्चन आया है। कैसा क्वेश्चन आया है? देखना इधर से, मैंने लिखा घूम के ऐसे, ये अरे ये तीर नहीं है, ये क्या बना दिया सर आपने? अरे ये तो वक्राकार है। ये क्या कर रहे हैं? x और x डैश को काट रहे हैं, ये y और y डैश को काट रहे हैं, और यहाँ क्या है? 0। और ये कहलाता है मूल बिंदु। क्या कहलाता है? मूल बिंदु। अब देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 हो गए ना? 1 2 3 4 5 6। अब मैंने कहा पी एक्स पे शून्य कितने हैं? पी एक्स पे शून्य कितने हैं? तो आपको डायरेक्ट लिखना है 6 है। कितने बेटा? 6। 2.1 खत्म। अब देखो मैंने लिखा पी वाई पे शून्य कितने हैं? पी वाई पे शून्य कितने हैं? तो ये कितना हो गया? 0 हो गया बेटा। कितना हो गया? 0। खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जिंदगी एक आशियाना बन चुकी है। लेते हैं क्वेश्चन इसके बारे में 2.2 का। 2.2 का क्वेश्चन क्या है? देखो यहाँ से 2.2 का मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ। 2.1 है, यहाँ से 2.2 है। देखो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ। क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ से क्या करेंगे बेटा? इसको इससे गुणा करवा लो। किस पर से? बाह्य पदों का गुणा। इसका बाह्य पदों का गुणा। माइनस के 8 को किससे गुणा कराओगे? x स्क्वायर से। तो माइनस के 8x स्क्वायर कितना हो गया? माइनस के 8। अब इसके टुकड़े ढूंढना है कि माइनस के 2x वापस आ जाएगी घटाने में और जोड़ दिए, और गुणा कराऊँ तो वापस माइनस का 8x स्क्वायर। देखो कैसे आएगा? x स्क्वायर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ
4 दूनी 8, माइनस के 4x में से प्लस का 2x बच गया तो क्या बचा, माइनस के 2x बचे। तो मैं लिखता हूँ 4x प्लस 2x माइनस 8, ये टुकड़े हो गए। यहाँ से x कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, x कॉमन ले लिया। यहाँ से इसका भाग लगाया x, इसमें इसका भाग लगाया 4, यहाँ से 2 कॉमन लिया कि 2 का भाग इसमें भी जाता है इसमें भी जाता है, 2 सबसे छोटा, 2 का भाग 2 में लगाया एक बार, 1 को x से गुणा किया x, 2 का भाग इसमें लगाया 4। तो यहाँ से x प्लस 2 और यहाँ से x माइनस 4। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो आगे, x प्लस 2 को किसके बराबर में रखना है, 0 के बराबर में। तो x बराबर माइनस का 2, एक शून्य का निकल गया, x माइनस 4 है बराबर 0 रखना, तो x बराबर 4 आ गया, एक शून्य का निकल गया। निकला कि नहीं निकला बेटा। अब देखो बेटा, इसको मान लेते हैं एल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा, ठीक है। अब देखो शून्य को का योग, शून्य को का योग n माइनस बी बटा हुआ ए होता है। अभी तुम सोच रहे हो कि ये बी ए कहाँ से आ गया, अभी देखना कैसे निकालता हूँ उसको। इसको दो बेटा, यहाँ से इसको दो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 है द्विघात समीकरण का मानक रूप, कौन सा होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। यहाँ से x² से x² कट गया, a की वैल्यू 1, x से x कट गया, b की वैल्यू माइनस के 2, c की वैल्यू कितना हो गया, माइनस के 8, कितना हो गया, माइनस के 8। अब देखो ये मान यहाँ रखना है, यानी कि इसको एल्फा माना इसको बीटा माना, 2 शून्य किया है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ एल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा हुआ ए, एल्फा बीटा सी बटा हुआ ए। एल्फा का मान कितना है, माइनस के 2, बीटा का मान कितना है 4, बी का मान कितना है, यहाँ से माइनस के 2, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 ही रह जाएगा। ए का मान कितना है, 4 में से 2 गए तो 2, इसका भाग लगाओ 2, बराबर आया कि नहीं आया, ये तुम्हारा जांच हो गई, शून्य को का योग खत्म हो गया। अब गुणा की बात करते हैं। एल्फा का मान कितना है, माइनस के 2, बीटा का मान कितना है 4, सी का मान कितना है माइनस के 8, ए का मान कितना है 1, 4 दूनी 8, माइनस का 8, एक का भाग लगाओ तो 8 बराबर 8 लिखूंगा नहीं लिखूंगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया किससे, गुणनखंड से, किससे हो गया, गुणनखंड से। अब एक क्वेश्चन और रह रहा है नेक्स्ट, यानी कि इसमें से फिर मैं आपको 2 क्वेश्चन और बता देता हूँ, फिर आप करते रहना। देखो, जिंदगी एक आसियाना बन चुकी है, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, ध्यान से पढ़ते रहो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास t² माइनस के 15, t² माइनस के 15। ये भी बहुत से बच्चे क्वेश्चन को पूछते हैं बार बार। देखो यहाँ से t है, ये t² है, और पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, इसको 0 के बराबर रख दो। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, ये t है, ये पक्षांतर हो गया अंदर, और ये स्क्वायर हटेगा, रूट में चल गया प्लस माइनस, तो t बराबर कितना आया, √15। t बराबर कितना आया, माइनस के √15, कितना आया, माइनस के √15। तो यहाँ नहीं, इसको एल्फा मान लो √15, इसको मान लो बीटा माइनस के √15। अब देखो एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा हुआ ए, एल्फा बीटा क्या होता है, सी बटा हुआ ए। एल्फा का मान कितना होता है, √15, और बीटा का मान कितना होता है, माइनस के √15। अब माइनस बी का मान कितना है, कितना, इसको इक्वेशन 1 है, तो यानी कि यहाँ से हम क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल के कितना हो गया, 0 हो गया, कितना हो गया, 0। अब यहाँ से क्या रखना है, t², यहाँ से क्या रखना है, bt प्लस c इक्वल कितना रखना है, यहाँ से t² कट गया, a बराबर कितना रह गया, 1, कितना रह गया, 1, कितना रह गया, 1, और देखिए
यहाँ से टी स्क्वायर से टी स्क्वायर गया, ए बराबर कितना आ गया 1, और यहाँ से बी बराबर कितना आ गया आपके पास, अब 0 है, बी टी तो है नहीं ना, और सी बराबर क्या हो गया -15। तो यहाँ से कितना हो गया बेटा 0 बन गया। बी की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से 0 आ गई। ए की वैल्यू कितने 1 है, तो यानी कि 0 बराबर 0। एल्फा का मान कितना है अब √15, बीटा का मान कितना है -√15, सी का मान कितना है यहाँ से -15, ए का मान कितना है 1। तो यहाँ से देखो इसको गुणा करा है -15, इसका इसमें भाग लगा -15, तो 15 बराबर कितना हो गया 15। ये आपका क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ, ठीक। जिंदगी एक आशियाना बन गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4u² + 8। यहाँ से देखो 4 है, u² में से u कॉमन आ गया, इसका डिवाइड किया तो u बच गया, इससे u कट गया, 4 दूनी 8 आ गया, ठीक है। 4u को किसके बराबर रखना है 0 के बराबर, u + 2 को किसके बराबर रखना है 0 के बराबर, u बराबर 0/4 हो गया, तो u बराबर 0 आ गया, u बराबर कितना हो गया -2 हो गया, पक्षांतर हो गया ना। अब देखो वापिस वही प्रक्रिया, एल्फा + बीटा -b/a। ये क्या है आपके पास, एल्फा 0 और बीटा कितना है आपके पास -2। अब यहाँ से आपको पहले चाहिए मान चाहिए, ax² + bx + c = 0। ये दी गया समीकरण का मानक रूप है। अब x² की जगह यहाँ क्या रखना है आपको, u रखना है, क्योंकि u आ रहा है। तो यहाँ से देखो a(u² + b(u + c) = 0। u² से u² कट गया, a बराबर कितना आ गया 4, b बराबर कितना आ गया आपके पास 8, और c बराबर कितना आ गया 0। अब देखो बेटा ध्यान देना, एल्फा का मान कितना 0, बीटा का मान कितना -2, बी का मान कितना है यहाँ से 8, कितना है 8, बी का मान कितना है 8, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, बी का मान कितना है 8 है, और यहाँ से एल्फा का मान कितना है आपके पास 0, बीटा का मान कितना है -2, और ए का मान कितना है आपके पास 4 है, यहाँ से -2 रह गया, 4 दूनी 8, तो -2, 2 बराबर कितना हो गया आपके पास 2 हो गया। अब देखो एल्फा बीटा का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, एल्फा बीटा का मान। एल्फा बीटा का मान क्या होता है c/a। एल्फा का मान कितना बेटा 0, और बीटा का मान कितना है यहाँ से -2, और c का मान कितना बेटा, c का मान 0, ए का मान कितना है 4। इसको इससे गुणा कराओ, 0 बराबर 0 आया कि नहीं आया, ये भी आपका सिद्ध हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद द्विघात बहुपद याद कीजिए। इसमें द्विघात बहुपद याद कीजिए। देखो द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है द्विघात बहुपद का, क्या होता है x² - एल्फा + बीटा, फिर x है प्लस एल्फा बीटा है, क्या है ये सूत्र है। अब आपके पास मान पहले ही दे रखे होते हैं, देखो मान दे रखे हैं आपके पास, क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, एक तो ये करवाता हूँ 1/4 और एक -1 वाला करवाता हूँ, फिर इसके बाद में आपको √2 वाला करवा दूंगा, 1/3 वाला, बस इसके बाद आप कर लोगे मेरे को लगता है, ठीक है। एक ये भी करवा दूँ आपको तो -1/4 वाला, ये भी करवा देता हूँ। चलो नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ से ये जो निकल रहा है ये एल्फा + बीटा का मान है, यानी -b/a रखता है ना, ये पहले दे रखा है, और ये एल्फा बीटा का मान है, तो x² की जगह में रखता हूँ, ऐसा ही रहेगा। एल्फा बीटा का मान कितना है 1/4 है, यहाँ कितना है x है, तो x इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो x हो गया, यहाँ कितना हो गया x, और एल्फा बीटा का मान कितना है -1 है, तो यहाँ प्लस का है, तो ये -1 हो जाएगा। 4 क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से इसके नीचे एक लगा दो, 1 का भाग 4 होगा, 4 हो गया, 4 को x² से गुणा करा दो, 4x² हो गया, ठीक है। 4 का 4 में डिवाइड हो गया, x आ गया, 1 का भाग 4 में लगा दो, 4 हो गया, 4 को इससे गुणा करो 4, और ये 0/1। अब 0/1 क्यों लगाया, अगर मैं 0/0 कर देता तो पूरा ही क्या हो जाता 0 हो जाता। अपने को एक लाइन चाहिए, बहुपद चाहिए, पूर्ण वर्ग में चाहिए,
ठीक है। तो यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 4x² माइनस x माइनस दो, ये क्वेश्चन इसका आंसर। देखो अगला है, अगला भी ऐसे कैसे करता हूँ मैं, x² ऐसा का ऐसा रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह √2 रख दो और यहाँ x तो इससे गुणा करवा दो, अल्फा बीटा कितना है 1/3। एलसीएम ले लो, 3x² हो गया, ठीक है। यहाँ से 3√2x हो गया, यहाँ से 3 में कटा तो 1 हो गया, यहाँ 0/1 कर दो, यानी